Morning students, now we start our today's class in the subject of geography. As you know, in previous class we learned the chapter of drainage system. Now we are to start our today's topic. Indian drainage system may be divided on various bases on the basis of discharge of water orientation to the sea. It may grouped into two parts: first Arabian Sea drainage and second the Bay of Bengal drainage. तो दो प्रकार से हम भारतीय ड्रेनेज सिस्टम को बांटते हैं, खास करके समुद्र में किस नदी का जल जा रहा है इस आधार पे, किस समुद्र में किस नदी का जल, किन समुद्र में कौन सी नदियों का जल जा रहा है इस आधार पे। तो इसमें आप देखिए दो पार्ट है, एक अरेबियन सी का पार्ट है जो नदियाँ अरेबियन सी में जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल की। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियाँ जाकर के अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। तो करीब अगर हम देखें भारत के टोटल ड्रेनेज में करीब 77% जो ड्रेनेज होता है वो बे ऑफ बंगाल में होता है। यानी कि जो नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को, करीब 77% नदियाँ बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, और सिर्फ 23% नदियाँ अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं अरेबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल में जो नदियाँ अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं उसमें जो मेन नदियाँ हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा। और जो नदियाँ अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं उसमें इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियाँ, ये अरब सागर में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। अब वाटर शेड के बिहाफ पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि जल संभर यानी वाटर शेड के साइज़ के आधार पे हमने इस पूरे ड्रेनेज रिवर बेसिन ड्रेनेज सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला भाग है मेजर रिवर बेसिन। तो मेजर रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि करीब इनका जो बेसिन एरिया है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि बहुत बड़े एरिया को ये ड्रेन करती हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं करीब 14 रिवर्स बेसिन्स हैं जो इसमें इंक्लूड है, शामिल हैं, जिसमें मैं कुछ का नाम लूँगा, जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती और बराक रिवर। और इनका जो बेसिन एरिया है वो काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। दूसरा जो है वो है मीडियम बेसिन के बिहाफ पे मीडियम रिवर बेसिन। कैचमेंट एरिया इनका जो है वो करीब 2000 से लेकर के 20,000 के बीच का कैचमेंट एरिया है, यानी 2000 से लेकर के 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का कैचमेंट एरिया। इसमें 44 नदियाँ हैं और इसके जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं वह कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये 3 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। उसके बाद जो आता है स्मॉल रिवर बेसिन, इनका जो ड्रेनेज एरिया है वो काफ़ी कम है और ये सिर्फ 2000 किलोमीटर से भी कम के ड्रेन करती हैं, 2000 या 2000 से कम। और कारण ये है कि यहाँ पे बहुत कम, ये ऐसी जगहों पर बहती हैं जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है। तो छोटी नदियों का नाम इसमें आएगा, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं। इस प्रकार हम 3 आधार पे वाटर शेड और 2 आधार पे ओरिएंटेशन ऑफ सी, इन आधार पे हमने डिवाइड किया ड्रेनेज सिस्टम को। अब मोस्टली आप देखिए तो जिन नदियों का ओरिजिन हिमालय है वो अपनी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में और या अरब सागर में डिस्चार्ज करती हैं। और इसमें आप देखिए जो पेनिनसुलर एरिया यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन की जो नदियाँ हैं उनका जो ओरिजिन एरिया है वो मोस्टली वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट से नदियाँ ओरिजिनेट होकर के बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। और इस तरीके से ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। और इन जितनी भी चीज़ों को मैंने अभी आपको स्पेसिफाई किया उनको आप ज़रूर भारत के फिजिकल मैप पे देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें एक्चुअली में कहाँ से कैसे फ्लो कर रही हैं और क्या सिस्टम फॉलो कर रही हैं आपको समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ ओरिजिन और उसके नेचर के बिहाफ पे अगर भारत के ड्रेनेज सिस्टम को हम डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम।
तो इसी के आधार पे हम आगे की स्टडी को बढ़ाएंगे कि कैसे इंडिया में पूरे ड्रेनेज सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो जो पहला हमारा है वो हिमालयन रिवर सिस्टम है। और अगर इसकी बात की जाए तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के कंपैरिजन में ये न्यूली फॉर्म्ड एरिया है, या पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन। अभी हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफी में कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के आधार पेनिनसुलर प्लेटिव को अगर कंपैरिजन किया जाए हिमालयन एरिया से, तो हिमालय जो है वो न्यूली फॉर्म्ड एरिया है। पेनिनसुलर स्ट्रक्चर का पहले से निर्माण हो चुका था और बहुत वर्षों के बाद हिमालयन स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। तो इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु ये 3 मुख्य नदियां हैं जो हिमालयन रिवर सिस्टम से निकल कर के आती हैं। इन्हें पेरेनियल रिवर्स भी कहते हैं। यहाँ इन नदियों में हमेशा पानी रहता है और इनके पानी का जो सोर्स है वो मेल्टिंग ऑफ स्नो यानी ग्लेशियर से पिघलने के कारण जो पानी निकलता है वो, और प्रेसिपिटेशंस यानी कि बरसात के जो पानी से फेड होते हैं वो। तो ये इनका मेन सोर्स है, पेरेनियल रिवर्स इन्हें कहते हैं। और जब ये आते हैं तो ये बड़े बड़े जॉर्ज और वी शेप वैलीज़ और इन स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, वाटरफॉल्स का निर्माण करते हैं। जब माउंटेन्स एरिया से आते हैं तो बहुत सारे वाटरफॉल्स का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से जब ये प्लेन्स में एंट्री करते हैं तो बहुत सारे अलुवियल डिपॉजिट्स को अपने साथ लेकर के आते हैं और ये अलुवियल डिपॉजिट्स को प्लेन एरिया में फैलाते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब वो फिर उसके आगे निकलते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, तो डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरबन डेल्टा बंगाल में है, जिसके बारे में हमने जानकारी ली थी पिछले चैप्टर में, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से बहुत बार ये नदियाँ होती हैं कि इनका जो रास्ता होता है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसकी वजह से कई बार ये नदियों में जब बहाव तेज़ हो जाता है या पानी ज़्यादा आ जाता है बरसात के सीज़न में, तो ये अपने रास्तों को फ्लो करके तोड़ करके आगे बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है और बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जान माल की हानि होती है। इसी तरीके से हम अगर एक नदी का बात करें, कोसी नदी, जिन्हें सौरव बिहार कहते हैं, यानी बिहार का दुख कहा जाता है। ये नदी बहुत तेज़ी से अपने रास्ते को बदलती है, मार्ग को बदलती है। और कारण क्या रहता है, ये नदी पर्वत के ऊपर से बहुत ज़्यादा अपने साथ डिपॉजिट्स को लेकर के आती है और मैदानी भागों में इसको जमा कर देती है। तो जब डिपॉजिट्स को मैदानी भागों में जमा करती है तो रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और फिर वो जब एक रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो फिर दूसरे रास्ते से फ्लो करना शुरू कर देती है, जिससे ये अपना वे जो है रास्ता होता है, मार्ग होता है, वो बदल देती है, जिसकी वजह से ये एक तरीके से बिहार में एक दुख का कारण होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर नदी अपने रास्ते से बह रही है तो वो जीवनदायिनी है, और अगर अपना नदी अपना तट को तोड़ी, रास्ता को तोड़ी, तो वो मैदानी भागों में या आबादी के भागों में जाएगी। आबादी के भागों में जाने की वजह से फ्लड का निर्माण होगा, जिसकी वजह से भारी जान माल का नुकसान होगा। इसी तरह दामोदर नदी है, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो ये कुछ इनके स्पेसिफिक फीचर्स भी हैं। तो इस तरीके से हम ये देखिए कि ये समझने का कोशिश करेंगे कि जो हमारे रिवर सिस्टम का फर्स्ट रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम, उनका जो ओरिजिन है वो हिमालय है, और उनका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो स्पेशली मेल्टिंग ऑफ स्नो यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने के कारण ही इनका ओरिजिन हुआ है। जैसे गंगा नदी के ओरिजिन को देखें तो गोमुख है उत्तराखंड में, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल है यानी कि ओरिजिन है। और उसके बाद फिर हम देखें सिंधु नदी का भी हिमालयन ग्लेशियर्स पार्ट से ही उनका ओरिजिन हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी हिमालयन ग्लेशियर्स पार्ट से ही उनका ओरिजिन हुआ है। और ये वहाँ से स्नो मेल्ट के कारण एक तरीके से अपने ओरिजिन से बहती हैं, और वहाँ से बहने के बाद काफ़ी बड़े जॉर्ज और वी शेप वैली वाटरफॉल्स का निर्माण करती हैं, और अपने साथ साथ ये अलुवियल डिपॉजिट्स को भी लेकर के आती हैं। और जब वो प्लेन में आती हैं तो उन डिपॉजिट्स को प्लेन में फैलाते हुए बहने लगती हैं। और बहुत सारी नदियाँ वहाँ की हिमालय की नदियाँ जैसे कोसी नदी, तो ये अपने साथ बहुत ह्यूज अलुवियल डिपॉजिट लेकर के आती हैं, और वो अचानक से अपने ही रास्ते में उन अलुवियल डिपॉजिट्स को जमा कर देती है, जिसकी वजह से जो नदी का बहाव है वो चेंज हो जाता है। तो ये इनका एक तरीके से फ्लो ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है, और इसको आप ज़रूर फिज़िकल मैप में देखिएगा।